Guys, this is Riya Ranjan and today I'm gonna to teach you chapter number 2 of geography, which is named as forest and wildlife resources. Resources फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा दिया था क्या होते हैं एंड अब हम resources तो यू नो व्हाट आर resources, लेकिन अब पढ़ेंगे हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में कि फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे मेनली एंड देन वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे. अब स्टार्ट करते हैं. ओके, सो लेट मी स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी. इस टॉपिक पर क्वेश्चन बन सकता है. व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, मैं आपको स्माइली बना के दे देती हूँ. यहाँ इकोसिस्टम पे भी क्वेश्चन बन सकता है एंड यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस, उस पर भी क्वेश्चन कैन बी मेड. अब यहाँ पर आते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होता है. तो किसी भी रीजन में जो नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, यानी जितने भी जीव हैं, जितने भी क्रिएचर्स हैं, उनकी संख्या और उनकी अलग अलग वैरायटी. कुछ ह्यूमंस है, कुछ एनिमल्स है, कुछ प्लांट्स हैं, कुछ इंसेक्ट्स हैं. तो नंबर यानी संख्या एंड वैरायटी यानी ह्यूमन, प्लांट, एनिमल, इंसेक्ट, जो भी क्रिएचर्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, उनके नंबर एंड वैरायटी जो पाई जाती है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, किसी भी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन में, तो दैट इज नथिंग बट दैट इज बायोडाइवर्सिटी. अब आपका क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स का कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी एंड राइट इट्स इंपॉर्टेंस फॉर ह्यूमन. यानी हमारे लिए ये जो इतने सारे क्रिएचर्स हैं जो किसी पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं, वो कैसे इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करिए ज़रा. तो एक्सप्लेन करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम अपने खुद के एग्जिस्टेंस के लिए बायोडाइवर्सिटी पे डिपेंडेंट है. यानी अगर देखिए प्लांट्स नहीं होंगे तो आपको O2 यानी ऑक्सीजन गैस नहीं मिलने वाली है. ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी तो क्या आप जी पाएंगे? तो फिर ऑब्वियसली ये जो क्रिएचर्स हैं या फिर बोल सकते हैं ये जो बायोडाइवर्सिटी, उस पर हम क्यों डिपेंडेंट है, ताकि हम जी सके. हम अपनी खुद की एग्जिस्टेंस के लिए फॉर आवर ओन एग्जिस्टेंस वी आर डिपेंडेंट ऑन व्हाट, ऑन बायोडाइवर्सिटी. दैट इज योर फर्स्ट वन पॉइंट. सेकेंड वन पॉइंट पे आ जाए तो प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो. यानी जो सॉइल के अंदर माइक्रोब्स पाए जाते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं. जो माइक्रोब्स वगैरह रहते हैं डिकम्पोजर्स लाइक. तो डिकम्पोजर्स क्या कहते हैं, जो न्यूट्रिशंस है, जो न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स में जो न्यूट्रिशन है उससे फ्लो करने में हेल्पफुल होते हैं. फॉर एग्जांपल आप अभी पढ़ेंगे आर इन्वायरमेंट चैप्टर, अभी तो नहीं पढ़ेंगे, वो लास्ट वन है, लेकिन उसमें आप पढ़ेंगे कि डिकम्पोजर का क्या रोल होता है. तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जो हवा हम ले रहे हैं, हम हवा को क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं. ऑक्सीजन पर्टिकुलर नहीं है कि जिसे हम इनहेल कर रहे हैं, हमारे अंदर विद द हेल्प ऑफ नोस्ट्रल्स सारी गैस जा रही है. अब उसमें नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, CO2 भी है. तो हमारे अंदर जब जा रही है ना वो एयर, उसमें से पर्टिकुलर ऑक्सीजन ही लिया जाएगा. और कौन लेगा? हीमोग्लोबिन लेगा. यू विल लाइक कि एसएसटी में साइंस घुसा दी, हल्का सा पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं. अभी आपको लर्न करने की नीड नहीं है, लेकिन हाँ 10th क्लास में नीड होगी. तो ये जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हवा हम ले रहे हैं, जो पानी हम पी रहे हैं, या जो सॉइल जो हमें फूड प्रोवाइड कर रही है. सॉइल मिट्टी से ही तो पेड़ पौधे उगते हैं, पेड़ पौधे उगेंगे तभी तो हमें फूड मिलेगा. तो जो हवा हम इनहेल कर रहे हैं, जो वाटर वी आर ड्रिंकिंग, एंड द सॉइल विच इज़ हेल्पफुल फॉर प्रोवाइडिंग फूड टू अस, तो इन तीनों को ही बनाने में हेल्पफुल है ये 3 चीज़ें. फाइन. तो फिर दैट इज़ व्हाट बायोडाइवर्सिटी मीन, कि बायोडाइवर्सिटी होता है क्या, इसकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या है, एंड ये क्वेश्चन बन सकता है. दैट इज़ वन मैंने यहाँ पर स्माइली भी बना के दे दी है. फिर आ जाते हैं इकोसिस्टम क्या होता है. अब मैं कंफ्यूज रहती थी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम. मैं खुद कंफ्यूज रहती थी, तो यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझाना चाहती हूँ ताकि आपके लिए वो कन्फ्यूजन ना रहे. इकोसिस्टम क्या होता है? जितने भी बायोटिक एंड अबायोटिक कॉम्पोनेंट, बायोटिक यानी जो जिंदा है, जो लिविंग है, एंड अबायोटिक जो कि नॉन लिविंग है. आपको सीधा सटीक एग्जांपल दिखाती हूँ. ये जो आपके सामने जीव खड़ा है ना, वो बायोटिक है, एंड ये जो खड़ा नहीं है, जो लगा है दीवार पे, वो अबायोटिक है. क्या लिविंग है? क्या मैं अगर इसे मारूंगी तो क्या इससे दर्द होगा? नहीं. लेकिन अगर आप मुझे मारेंगे तो ऑब्वियसली मुझे दर्द होने वाला है. 1 मिनट. हाँ, तो फिर जितने भी बायोटिक यानी लिविंग एंड अबायोटिक यानी नॉन लिविंग, जितने भी बायोटिक एंड अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स हैं, जितने भी लिविंग एंड नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स हैं, उन सबको मिलाकर, ठीक है, वो जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये अबायोटिक है बट मैं इसे यूज़ कर रही हूँ ना, मैं इससे इंटरेक्ट कर रही हूँ,
अभी फ़ोन से वीडियो बन रही है, फ़ोन भी अबायोटिक है, लेकिन मैं फ़ोन से तो इंटरेक्ट कर रही हूँ। मीन जितने भी लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग कंपोनेंट्स हैं, वो सब जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो वो जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो उन सारे कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. So that is what biodiversity mean, and that is what ecosystem mean. Okay, let's come to the next topic and let's move ahead. So our next one topic is flora and fauna in India. What is flora? Flora, flower, fauna. Flora मतलब वैसे फ्लावर नहीं होता, ये एक लर्न करने का तरीका है, मैंने भी कहीं से सीखा था. फ्लोरा मतलब जो प्लांट्स वगैरह होते हैं बेसिकली. फौना मतलब एनिमल्स. एनिमल्स में हम भी आ गए. हमारे साइंस वाले सर ने बताया था कि ह्यूमंस भी एक तरीके से एनिमल्स ही होते हैं, साइंस ऐसा मानती है. ठीक है, अपने टॉपिक पर कंटिन्यू करते हैं. फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया. इंडिया में जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है उसके बारे में ज़्यादा नहीं, 3 पॉइंट्स हैं मेन. तो इंडिया के पास ना, इंडिया इज वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी नंबर एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कितने क्रिएचर्स है, कितने जीव जंतु हैं. तो अगर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड्स की वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है, यानी बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है. और जिन कंट्रीज़ के पास बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसमें इंडिया कहीं ना कहीं बहुत रिच है, रिचेस्ट कंट्री है इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. फिर सेकंड आ जाते हैं कि अभी ना जितनी भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इंडिया में डिस्कवर हुई है, ट्वाइस और थ्राइस और बची है फ्लोरा एंड फौना को डिस्कवर करना. मतलब अभी 2 गुनी या 3 गुनी फ्लोरा एंड फौना डिस्कवर होनी और बाकी है. फिर थर्ड वन कि जितनी भी फ्लोरा एंड फौना है ना, वी ऑल आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड. मीन्स हम उतनी इम्पोर्टेंस दे नहीं रहे हैं जितनी इनकी सच में इम्पोर्टेंस है. अभी हमने पढ़ा था कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वो ह्यूमंस के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है. हमारे लाइफ के लिए, अगर हमें अपनी लाइफ को और कंटिन्यू करना है तो ऑब्वियसली वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. बट हियर वी सॉ व्हाट कि वी ऑल आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड. हम इससे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं. एंड दैट इज़ वाई कि एक टाइम ऐसा आया था कि फ्लोरा एंड फौना धीरे धीरे बहुत डिक्रीज होने लगा. लेकिन उसे इंक्रीज करने के लिए, यानी जो उसका धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीजमेंट हो रहा था कि फ्लोरा एंड फौना, प्लांट्स एनिमल्स के जो नंबर है वो कम हो रहे हैं. तो जब गवर्नमेंट ने ये देखा तो बहुत सारे स्टेप्स भी अराइज किए, एंड वो स्टेप्स आपको पढ़ने भी हैं. सो दिस वन टॉपिक इज़ क्लियर नाउ. यू नो गाइस, व्हाट इज़ प्रोक्रास्टिनेशन? आई होप कि आपको पता होगा, लेकिन मुझे पहले नहीं पता था. सो मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है. दिस फीलिंग कि अभी रुक जाए, कल होमवर्क कर ले, अभी 3 दिन बाकी हैं, आज नहीं कल करते हैं. सो दैट इज़ समथिंग कि टोल मटोल करना, बातों को ना अगले दिन या अगले टाइम पर टालना. तो दैट इज़ समथिंग प्रोक्रास्टिनेशन. प्रोक्रास्टिनेशन ऐसा नहीं सिर्फ आप करते हैं, मैं भी करती हूँ. लेकिन एक है ना कि हमें पता होना चाहिए कि व्हेन वी हैव टू कंट्रोल ऑन दिस प्रोक्रास्टिनेशन. बिकॉज अगर आप प्रोक्रास्टिनेट करना बंद नहीं करेंगे देन यू आर गोइंग टू कन्वर्ट द चींटी इनटू डायनासोर, द आंट टू डायनासोर. यानी इतने छोटे से काम को आप इतने बड़े में बदल देंगे. सो अगर आप प्रोक्रास्टिनेट कर भी रहे ना कि आज नहीं कल, तो जो आज नहीं किया ना कल उसकी भरपाई भी करिए. सो प्रोक्रास्टिनेशन की हिंदी होती है दीर्घ सूत्रता. तो आई विल से यू कि हे दीर्घ सूत्री मानव, अपनी दीर्घ सूत्रता पर नियंत्रण रखे. सो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू व्हाट प्रोक्रास्टिनेशन मीन्स, and as well as you have to control it. So our next topic is conservation of forest and wildlife in India. तो जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जो हमारा टॉपिक चैप्टर नेम भी है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को इंडिया में बचाने के लिए क्या क्या किया गया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि बचाना ही क्यों है, वाई वी हैव टू कंजर्व, 1 मिनट, वाई वी हैव टू कंजर्व द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इन इंडिया. क्यों बचाना है, वाई. तो ये कुछ पॉइंट्स है विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसलिए बचाना है क्योंकि वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं. F फॉर फॉरेस्ट एंड W फॉर वाइल्ड लाइफ. एंड अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हुई तो यू विल बी अवेयर कि व्हाट R स्टैंड्स फॉर. R मतलब रिसोर्सेज. तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज बिकॉज धीरे धीरे उनका नंबर जो था दैट वाज गोइंग टू बी डिक्रीज, डिक्रीजिंग. ठीक है, वो डिक्रीज होते जा रहा था. सेकेंडली क्या कि जो
कि हमें क्या करना है, प्रिजर्व करना है जो हमारी मैंने आपको बताया था ना इकोसिस्टम, तो जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वी हैव टू, हमें उसे बचाना है, प्रिजर्व करना है, वी हैव टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। थर्ड वन पॉइंट्स की मतलब जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, यू नो वेल कि हमारी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम क्या है, वाइट फॉरेस्ट, प्लांट्स, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा तो जो प्लांट्स है मैंने बताया था, प्लांट्स, माइक्रोब्स, एनिमल्स, दीज आर लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम। तो जो एनिमल्स वगैरह हो गए, तो फिर ये जो हमारी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है उनको भी तो हमें बचाना है ना। तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए, अपने ही लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को बचाने के लिए, उनकी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, यहाँ पर मैंने ये जो कॉमास लगा रखा है उसका मतलब क्या है कि आपको पता ही होगा कि ये जो वर्ड है वो इस लाइन में भी रिपीटेड है। तो आ जाता है थर्ड पॉइंट पे कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, यानी अगर आप लेट सपोज एनिमल कैसे बनाऊं, हाँ ये एनिमल है, फिर इन्होंने रिप्रोड्यूस किया एंड ये उनके छोटे छोटे बेबीज हैं जिन्होंने भी रिप्रोड्यूस किया। हाँ जी, तो पहले 2 एनिमल्स थे, 2 के बाद फिर क्या हो गया, 4 और हो गए, फिर इनके 2 ये 3 और होंगे। देन यहाँ पर देखिए कि अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक को हटा दूँ, तो जो जेनेटिक डाइवर्सिटी थी यानी आगे होने वाली जो जनरेशन थी वो तो कम हो गई ना। पहले 4 थे, यहाँ पर 2 और थे, अब सिर्फ और सिर्फ 2 बाकी हैं। तो जो उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी है, अगर एनिमल्स एंड प्लांट्स कम हो रहे हैं तो उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी पे भी तो अफेक्ट पड़ेगा ना। तो इसलिए उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी तो बचाना है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की, फिर उसके बाद कि हमें उन्हें क्यों कंजर्व करना है, ताकि उनकी बेटर ग्रोथ हो। सो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं नंबर में। इकोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व करने के लिए, हमारे सपोर्टिंग सिस्टम है उसको प्रिजर्व करने के लिए, उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए एंड उनके बेटर ग्रोथ के लिए। देन नेक्स्ट इसी टॉपिक में है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इम्प्लीमेंटेड इन 1972। देखिए यहाँ पर स्माइली बनाई है। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और व्हाट इज इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो फर्स्ट पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि 1972 में इम्प्लीमेंट हुआ। 1960s एंड 70s में जो कंजर्वेशनिस्ट थे, जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के बारे में सोचते थे, उसका कंजर्वेशन उनका मेन वर्क था। तो कंजर्वेशनिस्ट थे, उन्होंने डिमांड की भाई एक प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए, एक प्रोटेक्शन एक्ट यानी इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए। तो फिर क्या किया, एक पूरी लिस्ट बनाई गई किसके लिए, प्रोटेक्टेड स्पीसीज के लिए एक लिस्ट बनाई गई। जैसे होता है ना कि क्लास में जो सबसे वीक स्टूडेंट होते हैं उनकी लिस्ट बनाई जाती है कि इन पर ज़्यादा वर्क करना है, तो वैसे ही लिस्ट बनाई गई जितने भी स्पीसीज को प्रोटेक्शन की नीड थी। तो लिस्ट बनाई गई एंड दैट लिस्ट वॉज पब्लिश, उस लिस्ट को पब्लिश कर दिया गया कि हाँ ये स्पीसीज है जिनको प्रोटेक्शन की नीड है, किस एक्ट के अंडर द वाइल्ड लाइफ, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब यहाँ पर स्टेप्स क्या लिए गए कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें हंटिंग को बैन कर दिया गया कि अब आप शिकार नहीं कर सकते एनिमल्स का, यू कांट हंट एनिमल्स। सेकेंड वन पॉइंट कि गिव लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटाट, कि अगर फॉरेस्ट में वो रह रहे हैं, फॉरेस्ट में ही बेसिकली रहते हैं, तो उनको एक लीगली प्रोटेक्शन दे दी कि हाँ फॉरेस्ट में रहेगा, कोई उन्हें तंग नहीं कर सकता है, उन्हें फॉरेस्ट से निकाल नहीं सकता है। तो फिर जो उनका हैबिटाट था ना उसको क्या मिल गई, लीगली प्रोटेक्शन मिल गई। थर्ड पॉइंट रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, कि अब क्या है कि आप जानवरों को मार वार के फिर व्यापार करते हैं ना अपना, आपको ये सब पता होगा। तो जो ट्रेड हो रहा था, व्यापार हो रहा था जानवरों का, तो उसे मना कर दिया गवर्नमेंट की तरफ से, एकदम स्ट्रिक्टली ऑर्डर आ गया कि अब आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन एक तो ये बन सकता है पर्टिकुलर कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एक आपका बन सकता है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसमें आप ये पॉइंट्स डाल सकते हैं। अभी मैं और पॉइंट्स आपको बताने जा रही हूँ, वो भी आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर आगे इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पर्टिकुलर आ गया तो आप ये पॉइंट्स अपना एक्सप्लेन करके लिख कर आ जाएंगे। ऑल राइट, कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, सब टॉपिक बोल सकते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि इसी टॉपिक में कवर्ड है। एंड मैंने बताया था कि स्टेप्स ऑफ गवर्नमेंट में आप उसके कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। अब जो मैं पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आप वो पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट टाइगर क्या, अभी हमने पढ़ा इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट।
तो कुछ ऐसा ही प्रोजेक्ट टाइगर है, बस फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है, बस नहीं बोलूँगी। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लॉन्च कब हुआ था? 1972 में लॉन्च हुआ था। एंड ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है दैट वाज लॉन्च इन 1973। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि धीरे धीरे क्या हो रहा था कि टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही थी, शेरों की पॉपुलेशन कम हो रही थी, ठीक है। टाइगर अभी जिंदा है। रीजंस क्या है? क्योंकि ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ने लगी। एंड ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ह्यूमन क्या करेंगे? टाइगर की स्किन वगैरह, उनके जो बोन्स वगैरह है उसके लिए, उसे पाने के लिए उनको हंट करेंगे, उन्हें पोचिंग करेंगे, हंट करके वो बेचते हैं बाजार वगैरह में। सो दैट इज़ वाई अगर ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो टाइगर की तो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो ही जाएगी। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। फिर क्यों? पोचिंग फॉर ट्रेड, उनके व्यापार के, उनके स्किन एंड बोन्स के व्यापार के लिए, हंटिंग के लिए भी क्या हो रही थी? धीरे धीरे टाइगर की पॉपुलेशन कम हो रही थी। एंड प्रे स्पीसीज यानी जो टाइगर जिस पर निर्भर रहते थे, टाइगर के लिए जो शिकार हुआ करता था वो धीरे धीरे क्या हो रहा था? कम होते जा रहा था। सो एंड ये वाला भी एक बार पढ़ लेते हैं कि उनकी स्किन एंड बोन्स का यूज़ किया जाता था ट्रेडिशनल वे में, जो दवाइयाँ बनती थी ना उसके लिए। तो दैट इज़ वाई these are sort of reason for decreasing the number of tigers or for decreasement in the population of tiger। तो अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये लिख सकते हैं। फाइन। एंड स्पेशली ये जो बोन्स एंड स्किन को यूज़ किया जाता है ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने के लिए, वो एशियन कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, स्पेशली नेपाल एंड इंडिया में। फिर आ जाते हैं मेन पॉइंट कि 1973 में इट वॉज लॉन्च्ड। एंड ये क्यों लॉन्च किया गया था? ताकि सिर्फ और सिर्फ टाइगर नहीं, जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है ना उसको बचाने के लिए, यानी जितने भी क्रिएचर्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट्स हो, उसको बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट टाइगर। एंड प्रोजेक्ट टाइगर का टॉपिक निकालिए, बुक लेकर बैठे होंगे आप। ये देखिए प्रोजेक्ट टाइगर में जो ये वाला पार्ट गिवन है ना आपको, यहाँ पर ये देखिए इस वाली लाइन पे, तो इसमें बहुत सारे पार्क के बारे में बता रखा है, जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क, सुंदरबंस नेशनल पार्क। तो ये कहाँ कहाँ है? कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में हो गया, सुंदरबंस नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में हो गया। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू की फॉर्म में, मेरा आया था बोर्ड्स में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कि हाँ ये वाले टॉपिक से अब हमारा प्रोजेक्ट टाइगर पूरी तरीके से खत्म हो गया है। लेकिन इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि अगर ये क्वेश्चन आ जाता है गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो फर्स्ट तो आप जो आपका इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके पॉइंट्स डाल सकते हैं, कितने में लॉन्च हुआ, क्यों लॉन्च हुआ, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। फिर प्रोजेक्ट टाइगर का डाल सकते हैं। देन उसके बाद ये डाल सकते हैं कि बहुत सारे 700 बटरफ्लाई है, मोथ्स, बिटल्स को ऐड कर दिया किस लिस्ट में? जो प्रोटेक्टेड स्पीसीज की लिस्ट थी ना कि इंडियन स्पीसीज को हमें प्रोटेक्ट करना है, ऐड कर दिया गया। कौन से एक्ट के अंदर? वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 या 1986। इससे पहले हमने कौन सा वाइल्ड लाइफ एक्ट पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा था इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन 1972। तो वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 एंड 1986 में बहुत सारे बटरफ्लाइज, मोथ्स, बिटल्स को ऐड कर दिया किस लिस्ट में? प्रोटेक्टेड स्पीसीज की लिस्ट में, कि हाँ भाई वी हैव टू प्रोटेक्ट दीज ऑल्सो। फिर आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट कि 1991 में जो प्लांट्स थे, प्लांट्स की 6 स्पीसीज को भी ऐड कर दिया गया इस लिस्ट में। फाइन। तो दीज वर सॉर्ट ऑफ पॉइंट विच यू कैन राइट इन योर दिस वन क्वेश्चन कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप उठाए स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, 5 मार्कर। दिस कैन बी अ 5 मार्कर क्वेश्चन फॉर यू। इट्स ऑल राइट, दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। देन हमारा नेक्स्ट वन टॉपिक है टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी जो फॉरेस्ट है वो कितने टाइप्स के होते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो इस पर ये एक 3 मार्कर, मेनली इस पूरे टॉपिक का नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 मार्कर का कोई क्वेश्चन आ सकता है, 5 मार्कर का क्वेश्चन आ सकता है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर ये इमोजी बना दी है। तो अगर 5 मार्कर का 3 मार्कर का आ गया तब तो आप ये पूरा छाप के आ जाएंगे। लेकिन अगर 5 मार्कर का आता है तो अभी मैं आपको कुछ एक आध पॉइंट्स और दूंगी, तो आप अपना इंक्लूड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर पढ़ते हैं, भले ही वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज लिखा है लेकिन फॉरेस्ट का टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ही बता रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेस्ट टाइप में एक रिजर्व के बारे में पढ़ना है, प्रोटेक्टेड, एंड तीसरा अनक्लास्ड। तो एरिया कवर्ड, फर्स्ट पॉइंट है एरिया कवर्ड। तो रिजर्व है ना, जितने भी टोटल फॉरेस्ट लैंड है, जितना भी फॉरेस्ट लैंड है उसका हाफ से 50% से भी ज़्यादा किसने कवर कर रखा है? रिजर्व्ड फॉरेस्ट ने। फाइन, ऑलराइट। अब आ जाते हैं प्रोटेक्टेड ने 1/3 पार्ट,
टोटल फॉरेस्ट एरिया का 1/3 जो पार्ट है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ने कवर कर रखा है। 1/3 कितना होगा, 33% के अप्रॉक्स। फिर अनक्लास, अनक्लास में क्या है, फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड। फॉरेस्ट तो आता ही आता है, साथ ही साथ वेस्टलैंड यानी वो लैंड जिसका कोई यूज ना हो, उन दोनों को ही इंक्लूड करके बनता है क्या, अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अब आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट विच इज डिटेल, विच इज अबाउट द डिटेल ऑफ द फॉरेस्ट, ऑफ द टाइप ऑफ द फॉरेस्ट। तो डिटेल में क्या है कि रिजर्व फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, सबसे ज़्यादा कीमती आप बोल सकते हैं, दैट इज रिजर्व्ड फॉरेस्ट। एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करें तो इसका गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को हम फर्दर डिप्लेशन से बचाएंगे, यानी फर्दर जिसकी कटौती कर देते हैं लोग, काट देते हैं, तो उससे हम इसे बचाएंगे, हम इसे बचा कर रखेंगे। दैट इज़ वाई इसका नेम ही प्रोटेक्टेड है, बचा कर रखना है। फिर उसके बाद अनक्लास फॉरेस्ट, अनक्लास फॉरेस्ट क्या है कि गवर्नमेंट के अंडर भी होता है एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स है, यानी कुछ लोगों ने अगर कमिटी बना ली हो कि हाँ हम इस फॉरेस्ट की देखभाल करेंगे, तो दोनों को ही मिलाकर, यानी दोनों के ही अंडर जो फॉरेस्ट आ रहा है वो अनक्लास्ड फॉरेस्ट है। तो अनक्लास फॉरेस्ट बेसिकली गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों के ही अंडर आता है। फिर आ जाते हैं थर्ड वन पॉइंट, मिलता कहाँ पर है। तो रिजर्व फॉरेस्ट ऐसे तो बहुत सारे स्टेट्स के बने, लेकिन मैंने आपको 2-3 ही दिए। केरल एंड तमिलनाडु में रिजर्व फॉरेस्ट मिल जाएगा, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बिहार, हरियाणा, पंजाब में मिल जाएगा। अनक्लास फॉरेस्ट आपको मिल जाएगा गुजरात के पार्ट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। और फिर मैं आपको 2-3 नेक्स्ट पॉइंट्स लिख के दे रही हूँ। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आ गया एंड इफ़ यू आर थिंकिंग वाइल राइटिंग कि this whole chart is not enough or ample for your 5 marks, then you can involve those 2 or 3 points which I'm going to write now. देन आ जाते हैं परमानेंट फॉरेस्ट पे। परमानेंट फॉरेस्ट को मैंने उस चार्ट में इसलिए नहीं डाला था बिकॉज परमानेंट फॉरेस्ट के इतने पॉइंट्स गिवन ही नहीं है एनसीईआरटी में। तो आप परमानेंट फॉरेस्ट में ये लिख सकते हैं कि रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को मिलाकर जो फॉरेस्ट बनता है दैट इज परमानेंट फॉरेस्ट। फिर सेकेंड वन पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि परमानेंट फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है, टिम्बर मिलता है। फिर उसके बाद अदर प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं कि 75% एरिया, 1 मिनट, 75% जो फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया किसका, एमपी का, मध्य प्रदेश का, वो परमानेंट फॉरेस्ट है। और मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा परमानेंट फॉरेस्ट एरिया है। पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो परमानेंट फॉरेस्ट है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। एंड आप ये और इन्वॉल्व कर सकते हैं कि 75% जो फॉरेस्ट एरिया मध्य प्रदेश का, दैट इज़ नथिंग बट कवर्ड बाय परमानेंट फॉरेस्ट। फाइन। तो अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आ गया तो आप वो वाला चार्ट बना के इसमें 1, 2, 3 और तीसरे में से एक और पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट करके, डिवाइड करके, कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा परमानेंट फॉरेस्ट पाए जाते हैं, 75% पाए जाते हैं, ये इन्वॉल्व करके आपका 5 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। ऑल राइट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सैक्रेड ग्रूव्स। इस पर क्वेश्चन बन सकता है व्हाट आर सैक्रेड ग्रूव्स। तो सैक्रेड ग्रूव्स बेसिकली क्या होता है कि कि इंडिया में ये चीज़ पाई जाती है कि हम एनिमल्स को भी पूजते हैं, हम प्लांट्स को भी पूजते हैं। आपने अपने घर में भी देखा होगा, जैसे तुलसी माँ को पूजना, गाय को पूजना। तो ये जो हमारा बिलीफ है कि नेचर को हमें वर्शिप करना है, प्रकृति को हमें पूजना है, इसके कारण क्या हुआ है कि जो फॉरेस्ट वर्जिन है, यानी जिनको हमने अनटच्ड छोड़ दिया है, वो फॉरेस्ट बच गए हैं। वो फॉरेस्ट अपनी एंशिएंट फॉर्म में आज भी पाए जाते हैं, जिनको हमने प्रिजर्व किया, बचा कर रखा। क्यों? ड्यू टू द बिलीफ ऑफ नेचर वर्शिप, नेचर वर्शिप के बिलीफ के कारण। तो वही फॉरेस्ट क्या कहलाते हैं, सैक्रेड ग्रोव्स कहलाते हैं। इन्हें क्या है, लोकल पीपल ने अनटच्ड छोड़ दिया, छुआ नहीं, इन्हें खुद से बढ़ने दिया। फिर उसके बाद कोई भी इंटरफेरेंस की आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। इंटरफेरेंस इज टोटली बैड फॉर सैक्रेड ग्रुप्स। फिर थर्ड वन पॉइंट, इसको आप और पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इनफैक्ट आप इसे ओवरऑल 5 पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल ये कि मुंडास एंड संथाल, छोटा नागपुर रीजन के जो लोकल पीपल है ना, मुंडास एंड संथास, वो किसे पूछते हैं, महुआ को पूछते हैं। महुआ, महुआ इज अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट, अ सैक्रेड ग्रुप। तो वो महुआ को पूछते हैं एंड कदम्बा को पूछते हैं। फिर उसके बाद जो बिहारीज है, बिहारीज बिहारीज आपको लिख के नहीं आना, आपको लिख के आना द पीपल ऑफ, द लोकल पीपल ऑफ बिहार। मैंने ऐसे ही सिर्फ लिख दिया बिहारीज। बिहारीज एक्चुअली इसलिए लिखा है बिकॉज आई एम ऑल्सो बिहारी। सो बिहारीज आपको नहीं लिखना, आपको लिखना द लोकल पीपल ऑफ बिहारी। क्या पूछते हैं, टैमरिन, इमली, इमली का बूटा, बेड़ी का पेड़, इमली पूछते हैं, आम को पूछते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम भी तो पेड़ वगैरह को पूछ रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल, सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल है सैक्रेड ग्रुप्स में देने के लिए। फिर पीपल एंड बैनियन ट्री, उसे तो सब जगह पूजा जाता है, पीपल का पेड़, बनियान का, बैनियन का पेड़। फिर उसके बाद ये देखते हैं
हाँ जी, तो यहाँ पर आपके पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद बुक में ये भी गिवन है, सैक्रेड ग्रुप्स में ये भी गिवन है कि जैसे पिकॉक्स वगैरह, पिकॉक्स हो गए, मंकीज हो गए, लंगूर्स हो गए, मकाज हो गए, एंड नीलगाय वगैरह हो गई। तो इन सबको हम सब अलग नहीं समझते, इन सबको हम समझते हैं कि दे आर ऑफ आर ओन कम्युनिटी, की हमारी ही प्रजाति के हैं। दैट इज़ वाई इन सबको हम अपना मेंबर ही समझते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये पॉइंट सफिशिएंट नहीं है, एक दो पॉइंट और होने चाहिए, तो आप वो इन्वॉल्व कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं कि नीलगाय, पिकॉक्स, मकाज, लंगूर्स, ये सब भी हम ऐसा कंसिडर करते हैं इन्हें, लाइक दे आर द मेंबर ऑफ आर ओन कम्युनिटी। सो सेक्रेड ग्रुप्स का टॉपिक इज कंप्लीटेड। ऑल राइट, सो आर नेक्स्ट टॉपिक इज कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, यानी कम्युनिटी ने मिलकर कैसे कंजर्वेशन किया, लोगों ने मिलकर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कैसे बचाया। तो ये आपका 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। दैट इज वाई मैंने यहाँ पर स्माइली बनाई है। यहाँ पर मैंने आपको 2 पॉइंट लिख के दिए, 3 पॉइंट्स आर रिमेनिंग। 3 पॉइंट्स मैं लिख के दूंगी कंप्लीट करने के बाद। तो फर्स्ट आ जाता है हमारा सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में है, यहाँ के जो विलेजर्स हैं ना, माइनिंग के अगेंस्ट लड़े थे। माइनिंग, हम क्या कर रहे हैं, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए खुदाई कर रहे हैं। खुदाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उससे फॉरेस्ट को भी तो अफेक्ट पड़ेगा, फॉरेस्ट की जड़ों पर अफेक्ट पड़ेगा, उनके रूट्स पर अफेक्ट पड़ेगा। मैंने रिसोर्सेज वाले चैप्टर में आपको बताया भी था। अब विलेजर्स माइनिंग के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, किसके जरिए, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ाया था मैंने 1972 में जो इम्प्लीमेंट हुआ था, उसके ज़रिए वो माइनिंग के अगेंस्ट लड़ रहे थे विलेजर्स। तो यानी यहाँ पर क्या है कि विलेजर्स गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट को एक्सेप्ट कर रहे थे कि हाँ गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम जो फॉरेस्ट है उसको क्या करेंगे, उसको कंजर्व करेंगे। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में था। इसमें विलेजर्स ने माइनिंग एक्टिविटी के अगेंस्ट आवाज़ उठाई, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के जरिए गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी। अब आ जाते हैं सेकेंड 1 पॉइंट, तो अलवर डिस्ट्रिक्ट, फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट। अलवर डिस्ट्रिक्ट में क्या था कि 5 विलेजेस के इनहेबिटेंट्स, 5 विलेजेस के लोग अलवर डिस्ट्रिक्ट में 5 विलेजेस थे। उन 5 विलेजेस के लोगों ने मिलकर यहाँ पर क्या किया, कंजर्वेशन किया। तो अलवर डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ सिचुएटेड इन राजस्थान। सेकेंड वन कि उन्होंने क्या किया, जो 5 विलेजेस के इनहेबिटेंट्स थे ना, उन्होंने 1200 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट को, इतने हेक्टेयर्स, तो इतना फॉरेस्ट एरिया, 1200 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया को क्या डिक्लेयर कर दिया, भैरोदेव डाकफ सॉन्चुरी, उसका नेम रख दिया भैरोदेव डाकफ सॉन्चुरी। एंड उन्होंने गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस को रिजेक्ट कर दिया, जबकि सरिस्का टाइगर रिजर्व में हमने क्या लिखा, वी सौ की गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस को रिजेक्ट नहीं किया गया, इनफैक्ट एक्सेप्ट किया गया था। गवर्नमेंट के जरिए उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट को कंजर्व किया। लेकिन अगर हम देखें कहाँ पर, हम देखें अलवर डिस्ट्रिक्ट में, तो अलवर डिस्ट्रिक्ट उसका एकदम अपोजिट है। वहाँ पर कम्युनिटी ऑन देयर ओन कंजर्वेशन करना चाहते हैं, गवर्नमेंट की ज़रा सी भी इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं। ऑल राइट, तो जो नेक्स्ट 3 पॉइंट्स बाकी थे वो ये रहे। तो फर्स्ट है चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट आई एम श्योर कि आपने इसके बारे में पहले भी थोड़ा बहुत सुना होगा, भले ही बहुत ज़्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत तो आई थिंक यू हैव हियर्ड अबाउट इट। तो चिपको मूवमेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब टॉपिक भी, इस टॉपिक का जो सब टॉपिक है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये हुआ कहाँ था, हिमालयाज़ में हुआ था। यहाँ पर लोगों ने, कम्युनिटी ने मिलके क्या रजिस्ट किया, डिफॉरेस्टेशन, यानी आप फॉरेस्ट नहीं काट सकते। वो क्या किया उन्होंने कि कोई भी पेड़ काटने आता था ना, वो पेड़ से चिपक जाते थे, गले लगा लेते थे कि पेड़ काटोगे तो हम भी गिर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये पेड़ है, तो यहाँ पर वो गले लग जाते थे। जैसे भी आप समझते रहे ना कैसे गले लग जाते थे कि अगर पेड़ काटोगे तो हमें भी नुकसान पहुंचेगा। तो चिपकू, दैट इज वाई इट इज नेम्ड एज चिपकू मूवमेंट, चिपक जाना। तो यहाँ पर देखिए हिमालयस में हुआ था, डिफॉरेस्टेशन रजिस्ट कर दिया गया था कि नहीं होना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन के एकदम अगेंस्ट थे। फिर कम्युनिटी ने क्या दिखाया, अफॉरेस्टेशन दिखाया, मतलब पेड़ लगा कर दिखाया विद इंडिजीनियस स्पीसीज, यानी जो इंडिजीनियस स्पीसीज थे, जो प्राचीन प्रजाति के पेड़ होते हैं, उसको उन्होंने क्या किया, उसको उन्होंने वापस से प्लांट किया, अफॉरेस्टेशन शो किया कम्युनिटी ने मिलके। सो दैट इज व्हाट चिपको मूवमेंट मीन। अब आ जाते हैं फोर्थ वन, बीज बचाओ आंदोलन, जो कि तहरी में हुआ था। तहरी आपका एक मैप वर्क भी आएगा, मेरा आया था। तहरी जो कि उत्तराखंड में, तहरी डैम जो कि उत्तराखंड में है। तो एक बीज बचाओ आंदोलन जो कि तहरी में हुआ था, नवदन्या। तो उत्तराखंड में है तहरी बेसिकली, एंड तहरी में हुआ था, यानी बीज बचाओ आंदोलन भी
उत्तराखंड में हुआ था। तो यहाँ पर क्या है कि कम्युनिटी ने दिखाया कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अपना क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं यानी फसल उगा रहे हैं तो आप सिंथेटिक केमिकल्स का, बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ करें ही करें। उन्होंने करके दिखाया था कि विदाउट द यूज़ ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स, यानी बहुत केमिकल्स का यूज़ ना करते हुए भी हम अच्छी खासी क्रॉप को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो here the community shown the crop production without the use of synthetic chemicals। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट वन JFM यानी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। यहाँ पर कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट ने मिलकर क्या डिसाइड किया था कि जो भी फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं, धीरे धीरे डिग्रेड होते जा रहे हैं, तो उन फॉरेस्ट की क्वालिटी को हमें वापस से रिस्टोर करना है, यानी वापस से उनको लेकर आना है। तो फिर यहाँ पर जो लोकल कम्युनिटी थी वो इन्वॉल्व हुए और उन्होंने क्या डिसाइड किया, किस पर वर्क किया, जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट हैं उनको रिस्टोर करना है, जिनकी क्वालिटी रिड्यूस होती जा रही है, उसे हमें रिस्टोर करना है। फिर आ जाता है नेक्स्ट कि एक होता है ना कि लॉज बन तो जाते हैं लेकिन एक्चुअल में उनका जो एग्जिस्टेंस होता है कि हाँ सच में लॉ बने हैं, वो बहुत बाद में चल के आता है। तो जब जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो रहा था तो ये एक्चुअल एग्जिस्टेंस में कब आया, यानी एक्चुअली लोग इसे कब मान लगे, 1988 में मान लगे, जब ओडिशा ने एक रिजोल्यूशन पास कर ली कि हाँ हमें डिग्रेडेड फॉरेस्ट पर वर्क करना ही करना है। सो एट दैट टाइम this came in formal existence। और इन रिटर्न जो लोकल कम्युनिटी वर्क करते थे ना डिग्रेडेड फॉरेस्ट को रिस्टोर करने के लिए, तो उन्हें इन रिटर्न क्या मिलता था। आप क्यों ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आपको रिटर्न में मार्क्स चाहिए, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। वैसे ही ये उन डिग्रेडेड फॉरेस्ट पे क्यों काम करते थे, ताकि इनको भी कुछ फॉरेस्ट प्रोडक्ट गवर्नमेंट देती थी। फॉर एग्जांपल लकड़ी वगैरह दे दी, फॉरेस्ट जो जो प्रोड्यूस करते हैं उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स दे दिए। सो दैट इज़ वाई they were involved, the local committee was involved for restoring of degraded forest। so our chapter is completed। I hope आपने सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया होगा। एक बार समराइज कर देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये पढ़ा बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, इकोसिस्टम क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी ह्यूमंस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इंडिया में फ्लोरा एंड फौना के बारे में पढ़ा कि कैसे हाउ वी टेक द फ्लोरा एंड फौना फॉर ग्रांटेड। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा, उसके बाद हमने कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज पढ़ा कि क्यों कंजर्वेशन नीडेड है। फिर इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट विच वॉज इम्प्लांटेड इन 1972 उसके बारे में पढ़ा। देन हमने पढ़ा प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ा। फिर उसके बाद हमने 2-3 लॉज भी देखे, 1980 के, 1986 के, 1991 के लॉज, जब बटरफ्लाइज, मोथ्स एंड ड्रैगन फ्लाई, फिर प्लांट जो 6 स्पीसीज के साथ इन्वॉल्व किया गया था प्रोटेक्टेड लिस्ट में। क्वेश्चन आ सकता है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स उठाए फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए। फिर एक चार्ट बना के दिया था मैंने आपको, जिसमें फॉरेस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता रखा था, उसके टाइप के बारे में बता रखा था। फिर उसके बाद कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, नहीं उसके बाद सैक्रेड ग्रुप्स यानी जिन पेड़ों को हम पूजते हैं, हमारे से पूजन के कारण वो अभी तक बचे हैं, अदरवाइज हम उनको भी ख़त्म कर देते। तो सैक्रेड ग्रुप्स को मैंने एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन में 5 पॉइंट्स बताए, सरसिका टाइगर रिजर्व, अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, उसके बाद चिपको मूवमेंट, बीज बचाओ आंदोलन, एंड 5th वन वॉज जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। सो ये चैप्टर बहुत छोटा सा था, हाफ एन आवर हुआ एंड चैप्टर वॉज एंडेड। आई होप आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इफ़ you have any query then you can drop that query on question in the comment section। Bye।